हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए आपने घटना चक्र अगर नहीं पढ़ा है यूपीएससी के लिए मूल विधि का, तो उसे ज़रूर यहाँ पर देखिएगा। सभी मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप यहाँ पर अपनी तैयारी कैसी है आपकी उसे जांच सकते हैं इस एक वीडियो के माध्यम से। देखिएगा, जो आपका घटना चक्र है ना, उसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और जो संभावित क्वेश्चंस हैं उनके भी यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस कराऊंगी, 500 प्लस क्वेश्चंस हैं इसमें, आपको वो सभी क्वेश्चंस कराऊंगी। एक ही वीडियो में कोशिश की जाएगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियोज़ में हम इस पूरे घटना चक्र को कंप्लीट करेंगे। मूल विधि की क्वेश्चंस से हम यहाँ पर करने वाले हैं। चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपका पहला चैप्टर है भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता। तो इस चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे, पर यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को यहाँ पर आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो सभी का काम क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, आंसर कर सकते हैं आप। क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता प्रवर्त यानी कि लागू हुई है। तो ये आपका लागू कब हुई है ये आपको बताना है। देखिए, वैसे जो इसको अनुमति मिली थी ना, आईपीसी आप इसे बोलते हैं, भारतीय दंड संहिता प्रवर्त, यानी कि जो भारतीय दंड संहिता है ये कब लागू हुई। देखिए, इसको मान्यता मिली थी आपकी 6 अक्टूबर 1860 में। आपको ये भी याद रखना है कि अनुमति या मान्यता कब मिली। देखिए, इसकी जो मान्यता मिली थी वो 6 अक्टूबर 1860 को मिल गई थी, लेकिन इसको लागू कब किया गया था, लागू किया गया था आपका 1 जनवरी 1862 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आपका क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा कि भारतीय दंड संहिता लागू कब हुई। देखिए, यहाँ पर प्रवर्त आ रखा, प्रिव्रत, तो यहाँ पर आपको वर्ड भी याद रखना है। कभी कभी लागू ना दे कि ये वर्ड दे दे, तो आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये आपका संभावित क्वेश्चन है, और जहाँ पर जैसे यूपीएससी में पूछा गया था पिछली बार जब आपका एग्ज़ाम हुआ था, जहाँ पर वो आएगा मैं बता दूंगी कि ये आपका पिछली बार पूछा था। आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से मूल विधि से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता भारतीय दंड संहिता, तो आपका जो इंडियन पिनल कोड है 1860 की धारा 1 संबंधित है। तो 1860 की धारा जो है ना, ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो संहिता है इसके नाम और उसके क्षेत्राधिकार से है, यानी कि उसके प्रवर्तन के विस्तार, यानी कि हम क्या करते हैं, संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार में प्रवर्तन के विस्तार से संबंधित है आपकी धारा 1। तो ये आपको याद रखना है। टोटल कितनी धाराएं हैं इसमें, तो टोटल 511 धाराएं हैं आपकी आईपीसी में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, पूरा घटना चक्र आपको कराया जाएगा। यहाँ पर भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कितने क्षेत्राधिकार तक ये फैला हुआ है, या कितने क्षेत्राधिकार तक ये लागू होगी भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड। तो अगर आप यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर जो एक लाइन खींची होती है, ये होती है आपका क्या, 12 समुद्री मील नॉटिकल मील होती है। फिर आपका यहाँ से यहाँ तक की क्या होती है, तो ये आपकी 24 नॉटिकल मील होती है। फिर एक और होती है 200 नॉटिकल मील तक। लेकिन जो आपकी भारतीय दंड संहिता है ना, इसका समुद्र में जो क्षेत्राधिकार होगा वो केवल कहाँ तक होगा, 12 समुद्री मील तक होगा। 12 नॉटिकल मील, नॉटिकल मील लिखे या समुद्री मील लिखे, दोनों ही आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 समुद्री मील तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेंसरिया से तात्पर्य है। तो आपका जो मेंसरिया है ना, इससे क्या तात्पर्य है। सबसे पहले यहाँ पर नोट करना है कि जो अपराध होता है, जो क्राइम होता है, इसके कितने तत्व होते हैं, 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जिसमें मानव आता है,
दूसरा आपराधिक मनः स्थिति या दुराशय, जिसे आप मेंशरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंशरिया भी कहा जाता है। तीसरा आता है आपराधिक कृत्य, और फोर्थ आता है यहाँ पर ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव अथवा समाज को क्षति पहुँचे। ऐसे अपराध कृत्य करने से जिससे मानव या फिर समाज को क्षति पहुँचे, तो ये आपके क्या होते हैं? आपके क्या होता है? तो ये आपके अपराध के 4 आवश्यक तत्व। ये 4 आवश्यक तत्वों को आपको दिमाग में रखना है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे। ठीक है। और देखिए, कार्य का हेतु, हेतु अगर कहीं पर आता है ना, मोटिव, तो वो अपराध का आवश्यक तत्व नहीं होता है। तो 4 तत्व आपको याद रखने हैं। तो मेंशरिया से तात्पर्य क्या है, मैंने आपको बताया कि क्या है। ये दूसरा आवश्यक तत्व है आपराधिक मनः स्थिति या दुराशय। तो आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, दुराशय आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इनमें से कौन से अपराध के मूल तत्व हैं? तो कौन कौन से अपराध के मूल तत्व होते हैं? तो अगर आप देखेंगे, इंसान के द्वारा किए गए बिल्कुल होता है, आपराधिक इरादा ये भी होता है, कोई अवैध कार्य या चूक ये भी होती है, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना। मैंने आपको 4 आवश्यक तत्व बताए थे। पहला, मानव यानी कि इंसान के द्वारा किया गया अपराध। दूसरा क्या बताया था? आपराधिक मनः स्थिति या दुराशय यानी कि आपराधिक इरादा, ये दूसरा पॉइंट जिसे मेंशरिया कहा गया। तीसरा मैंने आपको बताया था आपराधिक कृत्य यानी कि कोई अवैध कार्य या चूक, आप इसे ये भी बोल सकते हैं। और तीसरा बताया था ऐसा कोई आपराधिक कृत्य जिससे मानव और समाज दोनों को क्षति पहुंचे। तो ये भी आपका क्या है? महत्वपूर्ण पॉइंट है। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। तो PQRS सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए, ये आपका क्वेश्चन ना, जो क्वेश्चन नंबर आपका एक तो 3rd है, वो पिछली बार UPSI में पूछा गया है, और दूसरा क्वेश्चन आपका जो 5वां क्वेश्चन है, ये भी आपका पिछली बार UPSI की परीक्षा में पूछा गया है। और ये आपका मूल विधि सिर्फ और सिर्फ UPSI के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र सभी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जहाँ पर भी क्वेश्चन आपका UPSI में पूछा गया है मैं आपको बताऊंगी, आप उसे नोट कीजिएगा। क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? तो लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूप संहिता का जो संशोधित संस्करण है, आपको ये बताना है कि किन किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर, उसी फॉर्मेट पर आधारित है। तो ये आपका अगर आप देखेंगे तो आपकी जो भारतीय दंड संहिता 1860 में जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा क्या की गई थी, प्रारूपित संहिता थी, जिसका संशोधित संस्करण है। तो ये आपकी ना सिंगापुर में भी है, ब्रुनेई में भी है, और आपकी श्रीलंका में भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, A, B एंड C आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो ये आपको याद रखना है कि सभी, और ये क्वेश्चन भी आपका पिछली बार UPSI में पूछा गया है। भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द धोतक है। तो ये धोतक किस शब्द का है? तो आपका ये शब्द धोतक है किस चीज़ का? जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला से। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो धारा 10 है, धारा भी आपको याद रखनी है। धारा 10 जो है ना, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का धोतक है, चाहे वो जन्मजात बालिका हो या किसी भी आयु की महिला हो। तो ये किस धारा में दिया है, ये भी आपको याद रखना है। धारा 10 में दिया गया है, और स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का धोतक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है?
तो कौन सी धारा है जिसमें भारत को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है? तो ये धारा है आपकी कौन सी? धारा 18। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके सभी संभावित क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने, यानी कि सदोष तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाएगा? देखिएगा, मैं आपको ऐसे बताती हूँ, सदोष हानि और सदोष लाभ। तो यहाँ पर सपोज मैंने आपको बोला, मैंने आपको कोई चीज़ मशीन दी, अपनी कोई भी मशीन दी और मशीन मैंने बोला ये आपको ठीक करनी है। आपने मेरे से पूछे बिना ये मशीन किसी और को बेच दी, मेरे से पूछे बिना किसी और को बेच दी। तो मतलब कि आपने यहाँ पर क्या करा, मेरा तो हानि कर दिया ना, अपना तो तुमने प्रॉफिट करा क्योंकि मेरे से पूछे बिना आपने बेची है, लेकिन मैंने तो ठीक करने के लिए मेरे तो हानि हो गई। तो इसी इरादे से क्या कहते हैं? बेईमानी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो धारा 24 में ये कहा गया है सदोष हानि एंड सदोष लाभ। तो आपको याद रखना ये क्या कहलाता है? बेईमानी। सामान्य आस्ति से संबंधित प्रावधान आईपीसी इंडियन पीनल कोड की किस धारा में दिए गए हैं? तो सामान्य आस्ति से संबंधित प्रावधान जो है आईपीसी की किस धारा में दिए गए हैं? तो ये धारा है आपकी कौन सी? धारा 34 है। देखिए, सामान्य आस्ति से संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में दिए गए हैं। और धारा 149 की बात करें तो इसमें सामान्य उद्देश्य दिया गया है। और धारा 297 की बात करें तो धारा 297 में जो कब्रिस्तान होते हैं, कब्रिस्तानों आदि में अतिचार की बात की गई है। और धारा 316 की बात करें तो किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करने से संबंधित प्रावधान इसमें समाहित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिएगा, इस चैप्टर में आपके 100+ क्वेश्चंस हैं, तो सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद कौन सा है? तो ये आपका प्रसिद्ध वाद बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध वाद है आपका क्या? वारिंद कुमार घोष बना एम्परर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपराध की परिभाषा दी गई है। तो ये अपराध की जो परिभाषा है ये कहाँ पर दी गई है? तो हम पढ़ रहे हैं इंडियन पीनल कोड, तो कहाँ पर दी होगी? इंडियन पीनल कोड की जो 1973 की धारा है 2N में यहाँ पर दी गई है। देखिएगा, अपराध की प्रत्यक्ष परिभाषा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2N में दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेरित हो जो तत्समय प्रवृत्त यानी कि लागू किसी विधि के द्वारा दंडनीय बना दिया गया है। और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अतिचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। जबकि भारतीय दंड संहिता के अध्याय 2 में अपराध की परिभाषा समाविष्ट तो है, किंतु इस अध्याय की धारा 6 से 52 क के बीच में अनेक शब्दावलियों को डिफाइन किया गया है, जिसमें धारा 40 में अपराध को केवल वर्गीकृत करते हुए स्पष्ट किया है। और साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 जो अधिनियम का परिभाषा खंड है में अपराध को परिभाषित नहीं किया गया। तो अपराध की जो परिभाषा दी गई है वो कहाँ पर दी गई है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में दी गई है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? तो ये कहाँ पर लागू होगी? ये लागू होगी आपका कहाँ पर? भारत के विशिष्ट भाग पर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। कहाँ पर लागू है? भारत के विशिष्ट भाग पर इसको लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 53 किस विषय के संबंध में है? तो किस विषय के संबंध में है ये? ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, दंड
आपका राइट आंसर हो जाएगा। दंड की जो परिभाषा या उसके संबंध में यहाँ पर विषय है वो है आपका कौन सा, धारा 53, और इसमें 5 प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई है। पहला दंड मृत्यु दंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कठोर या सादा कारावास, संपत्ति का संहरण तथा आर्थिक दंड। तो ये 5 प्रकार के दंड की व्यवस्था आईपीसी की धारा 53 में की गई है। और ये क्वेश्चन पिछले साल यूपीएससी में पूछा गया, लास्ट टाइम जब आपका एग्ज़ाम हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। इस बार ये क्वेश्चन पूछ सकता है। पिछली बार पूछा था कि किस विषय के संबंध में है, तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इस बार कि इसमें कितने प्रकार के दंडों की बात की गई है। तो इसमें आपके 5 प्रकार के दंडों की बात की गई है। कितने, 5, ऑप्शन बी। कौन कौन से हैं, तो पहला मैंने आपको बोला था मृत्यु दंड है, दूसरा आजीवन कारावास है, और तीसरा है आपका कारावास। कारावास में कठोर यानी कि कठोर श्रम के साथ हो सकता है और आपका सादा हो सकता है। चौथा था आपका संपत्ति का संहरण, और पांचवा था जुर्माना या फिर आर्थिक दंड, अर्थदंड भी आप बोल सकते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपये का जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम कितने महीने तक के लिए कैद किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 2 साल के लिए, 2 महीने के लिए। कितने, 2 महीने के लिए यहाँ पर उसको कैद किया जा सकता है, ऑप्शन सी। देखिएगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 67 है उसमें जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो का उपबंध है। उपबंध इस प्रकार है, यदि जुर्माने की रकम 50 रुपये तक हो तो कारावास 2 माह तक, यदि जुर्माने की रकम 100 रुपये हो तो कारावास 4 महीने तक, और जुर्माना 100 रुपये से अधिक हो तो 6 माह का होगा। लेकिन यहाँ पर 40 रुपये यानी कि 50 रुपये के बीच में है, तो यहाँ पर 2 महीने का, 100 तो 4 महीने, और 100 से ऊपर तो 6 महीने का कारावास होगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ए एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है। ए एक छड़ी को 50 बार एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 वर्ष की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 वर्ष का कारावास होगा। जब ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता, ए जानबूझकर वाई को भी मारता है। ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट। केवल क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी होगा, केवल सेकंड होगा, केवल सेकंड होगा। ठीक है, देखिएगा ए एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 71 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई एक छड़ी मारे या 50 छड़ी मारे सज़ा एक ही तरह की होगी। यानी कि उसने यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए एक तो वो एक को मार रहा है तो उसके लिए यहाँ पर सज़ा मिलेगी, तो क्या कर रहा है वो एक ही तो अपराध कर रहा है तो उसको एक सज़ा मिलेगी। और तो यहाँ पर आपको देखिएगा क्या बोला है, कथन यहाँ पर जो पहला है वो असत्य है। एक को 1 वर्ष की सज़ा होगी, ना कि 50 वर्ष का कारावास होगा, क्योंकि अपराध उसका एक है, भले ही वो 50 मारे या 100 मारे। ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता, और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है, तो ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सज़ा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सज़ा के लिए उत्तरदायी होगा, तो उसे 2 यहाँ पर सज़ा मिलेंगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त होते हैं। जो जल्लाद होते हैं ना, ये आपका आईपीसी की धारा 78 के तहत मृत्युदंड को निष्पादित करने वाले जल्लाद को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति मिलती है।
धारा 78 यह उपबंधित करती है कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में की जाए वो अपराध नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है पिछली बार यूपीएससी में, और जो 17 वाला क्वेश्चन था ना आपका, वो भी आपका पूछा गया था। ये है कि 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी। एक दिन वह बच्चा बी को जोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। तो ए ने कोई अपराध नहीं किया। अगला है, क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया। देखिए, 7 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको तो पहली बार अपराध नहीं माना जाता उनसे अगर कोई अपराध होता है। तो ये आपका आईपीसी की धारा 82 में बात कही गई है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। और धारा 84 जो है ना, उसके अकॉर्डिंग कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि से प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, तो उसको यहाँ पर अपराध नहीं माना जाएगा। अब पी ने क्यू को बिना बताए कोई नशीली चीज़ खिला दी, ठीक है, और आपका पी ने आर की हत्या कर दी। तो अब पी को तो पता ही नहीं है ना कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसको खिलाया गया है, तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, और ये क्वेश्चन आपका पिछली बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो कौन सा वाद है? तो ये वाद है आपका मैकनॉटन 1843 का वाद। उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। वाद आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो ये आपकी धारा कौन सी है? धारा है 85। धारा 85 में अनैच्छिक मत्तता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा बचाव का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में क्या है? विकृत चित्तता के आधार पर बचाव। और धारा 86 में क्या है? धारा 86 में ऐच्छिक मत्तता। तथा धारा 87 में क्या है? किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की आशय या संभावना के बिना उसकी सम्मति से किए गए कार्य से कारित अपराध के विरुद्ध बचाव का प्रावधान है। तो प्रतिरक्षा मतलब बचाव। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, तो आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। ए बी के द्वारा ए जो है बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को पूरी तरह घायल कर देता है, जबकि दोनों को पता है कि ये आपका जो दोनों में ही क्या है, रिस्क है। ए ने अपराध किया है, ए ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि दोनों को पता है कि यहाँ पर रिस्क है। क्या है? रिस्क है। पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से ली थी। उस मादक पदार्थ के नशे में यह न समझ कर कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने क्या कर दी? हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया, गलत है। अगर उसे किसी ने खिलाया होता तो तब ऐसा होता 84 के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने खुद अपनी मर्जी से लिया है। तो ना तो एक यहाँ पर सही है ना दूसरा सही है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, क्योंकि ए में तो कोई अपराध नहीं होगा, क्योंकि दोनों को पता था कि रिस्क है, फिर भी उन्होंने काम किया। और बी में उसे पता है, उसने अपनी मर्जी से लिया है कि नशीली चीज़ में बहुत कुछ हो जाता है लेने से, तो उसने फिर भी वहाँ पर लिया और अपराध कर दिया, तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 87 के अकॉर्डिंग जो है ना, निष्कर्ष 87 में मैंने आपको बताया था, किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय या संभावना के बिना उसकी सम्मति से किए गए कार्य से कारित अपराध के विरुद्ध प्रतिरक्षा का प्रावधान है।
तो पहला इस वजह से असत्य हो रहा है, और दूसरा 86 जो है ना, धारा 86 है, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर 86 में क्या बोला था कि ऐच्छिक मतता, तो ऐच्छिक मतता, तो इसीलिए आपके दोनों ही यहाँ पर असत्य हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। तो देखिएगा, दुष्प्रेरण का जो अपराध है वो किया जा सकता है किसके द्वारा, तो ये है आपका षड्यंत्र के द्वारा। धारा 107 के अधीन दुष्प्रेरण का अपराध 3 तरीकों से हो सकता है। तो आपका दुष्प्रेरण से संबंधित धारा कौन सी है, क्वेश्चन पूछेगा तो 107 है, और इसमें 3 प्रकार के अपराधों की बात की गई है। दुष्प्रेषण का अपराध 3 तरीकों से हो सकता है, एक उकसाने के द्वारा, दूसरा षड्यंत्र के द्वारा, तीसरा सहायता के द्वारा। अतः षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेषण का अपराध किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए, तैयारी नहीं हो सकता, धमकी नहीं हो सकता, फिर मैंने आपको साफ साफ बोला 3 प्रकार, एक तो उकसा सकते हैं, दूसरा षड्यंत्र कर सकते हैं, तीसरा सहायता के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो कौन सा सही है, भारतीय दंड संहिता की धारा यह कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड के लिए पर्याप्त है। भारतीय दंड संहिता की धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। देखिएगा, जब आपका ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था तो यहाँ पर इसने जो है आयोग ने ए एंड बी दोनों को यहाँ पर सही माना है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, जो ये आपकी आत्महत्या की धारा है वो 309 है, लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो इसे जो है, और जो आपकी केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए उपयुक्त है, तो ये आपकी 120 की धारा में कहा गया है कि आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। और ये धारा कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड के लिए यहाँ पर पर्याप्त है। तो यहाँ पर ए बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम पे यहाँ पर जो आत्महत्या है, अगर कोई कोशिश करता है तो उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाता है। तो यहाँ पर इसको अपराध नहीं मान, लेकिन आपको याद रखना है कि जब लास्ट टाइम एग्ज़ाम में पूछा गया था तो यहाँ पर इसे 309 की धारा में दिखाया गया था। ठीक है, तो वैसे तो इस बार अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप केवल क्या लगाएंगे, केवल और केवल आपका क्या ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपका ठीक होगा, केवल और केवल ए सही है, क्योंकि ये आपका क्या हो जाता है, मानसिक स्थिति खराब होने के कारण ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र अपनी के लिए दंड किया गया है। क्या है, भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड, आपराधिक षड्यंत्र होगा यहाँ पर, आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड किया गया है। तो ये किया गया है आपका आईपीसी की धारा 120 बी में किया गया है। देखिएगा, षड्यंत्र के लिए जो है दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी में किया गया, जबकि 120 ए की बात करें तो 120 ए में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी है, और 21 ए का जो 121 ए है इसमें भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र, और धारा 124 जो है ना, ये राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला आदि को दंडनीय बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है, जो कि आपका लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया है कि धारा 122 भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इत्यादि जुटाना। अगला है 194 ऐसे झूठे सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, जिसकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहराकर उसे मृत्युदंड दिया जा सके। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, केवल और केवल यहाँ पर बी सही है, क्योंकि जो आपकी धारा 122 है इसमें आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास का प्रावधान है, और 194 में आपके बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सिर्फ
केवल और केवल बी राइट हो जाएगा। विधि विरुद्धता जगान के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं? विधि विरुद्धता जगान के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा कि राइट आंसर होगा विधि विरुद्ध जमाव के लिए विधि विरुद्ध होगा। विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं? तो ये आवश्यक होते हैं 5, ऑप्शन बी। तो ये आपका धारा 141 है, 141 में परिभाषित विधि विरुद्ध जमाव के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। तो ये आपका संबंधित है धारा 141। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जनसमूह द्वारा उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में, तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य के अपराध का दोषी होगा। किस चीज़ का अपराधी होगा? 29 का राइट आंसर होगा बलवा, ऑप्शन सी। जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तब ऐसे जमाव का प्रत्येक सदस्य बलवा करने का अपराधी दोषी होगा। अगला क्वेश्चन है, बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि धारा 147 के अकॉर्डिंग जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। कितने वर्षों के लिए? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? तो सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए जो कम से कम व्यक्ति होने चाहिए वो होने चाहिए आपके कितने? तो वो होने चाहिए 5 या 5 से अधिक। भारतीय दंड संहिता की धारा जो 149 है उसके अधीन सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। आपको धारा भी याद रखनी है और धारा इसी तरीके से आपके कथन में कन्वर्ट हो सकती है। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी धारा 153 खा। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्राख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ख में वर्णित है, जबकि धारा 153 क में धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूह के बीच मित्रता का सपरिवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य तथा और वहीं 154 की बात करें तो उस भूमि के स्वामी या अधिभोगी के दायित्व का उल्लेख है जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। तो ये सभी की सभी धाराएं आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है? तो ये आपकी दंगे को परिभाषित करती है ऑप्शन ए धारा 159। दंगे को आपकी आईपीसी की धारा 159 में परिभाषित किया गया है और 160 में आपका दंगा के लिए दंड और धारा 161 में ख़त्म हो चुका है। ये आपका धारा 161 ख़त्म हो चुका है और धारा 148 में घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करने के के संबंध में उपबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन, लोक सेवा के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध है किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आईपीसी की धारा 186 के तहत। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिथ्या साक्ष्य देना का अपराध परिभाषित है भारतीय दंड संहिता की धारा किसके अकॉर्डिंग? तो राइट आंसर होगा धारा 191 में और धारा 192 में मिथ्या साक्ष्य गणना परिभाषित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा और 192 में मिथ्या साक्ष्य गणना परिभाषित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के प्रावधानों से संबंधित है? तो ये है आपका ऑप्शन डी
ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो ये है आपका ऑप्शन बी धारा 228 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में आपराधिक मानव वध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया है? तो ये वाद है आपका रेन बनाम गोविंदा के वाद में। रेग बनाम गोविंदा के वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में परिभाषित सदोष मानव वध तथा धारा 300 में परिभाषित हत्या में अंतर को स्पष्ट कर दिया गया है। और मेलवित जज इस मामले में क्या थे? न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है। तो एक प्रमुख वाद है आपका किससे? गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में। तो यहाँ पर जो भारत आईपीसी की धारा 300 है वो हत्या के अपवाद फर्स्ट के अंतर्गत गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से संबंधित इस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के परीक्षण के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, मृत्युदंड विरले में से विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए अन्य अभी निर्धारित किया गया है। तो ये अभी निर्धारित किया गया है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपीएससी में, भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तो देखिएगा, जो मिट्ठू बना पंजाब राज्य के मामले में, मिट्ठू बना पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 303 को रद्द कर दिया था। धारा 303 में प्रावधान है कि जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा तो वह मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा, लेकिन इसको यहाँ पर आप क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। आईपीसी की किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधित विधि अंतर्विष्ट है? तो ये है आपकी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए धारा 304 ख में आपका देखिए, जिसके अकॉर्डिंग जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाए या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु की कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के संबंधी ने दहेज की मांग के लिए उसके संबंध में या उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा। तथा जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु उसको आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, उसे दंडित किया जाएगा। तो धारा आपको याद रखनी है 304। क्या है? 304 आपकी खा। अगला है, भारतीय दंड संहिता की धाराएं 359 और 374 किन कृत्यों से संबंधित है? तो ये आपकी संबंधित है व्यभिचार, अपहरण, दासत्व और बालाश्रम के विषय से संबंधित। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यभिचार का उपबंध यहाँ पर किया गया है? तो ये उपबंध किया गया है धारा 364 क में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं? तो ये आपके सिद्धांत दिए हैं विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में। 304 बी के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम 7 ईयर की सज़ा देने का प्रावधान है, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी। तो यहाँ पर लैंगिक उत्पीड़न के शमन की उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिए थे विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। अगला है, आईपीसी की धारा में चोरी परिभाषित है? तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। चोरी आपका परिभाषित है
तो देखिएगा, भारतीय दंड संहिता में चोरी परिभाषित है। तो चोरी को कहाँ पर डिफाइन किया गया है? तो चोरी को डिफाइन किया गया है धारा 378 के अधीन। जब कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति के कब्जे में उस व्यक्ति की सम्मति के बिना जंगम सम्मति मूवेबल प्रॉपर्टी बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए उस संपत्ति को हटाता है, तो वो क्या कहलाती है? आपकी चोरी। तो ये धारा 378 में चोरी को डिफाइन किया गया है। अगला है कि भारतीय दंड संहिता में लूट परिभाषित है। तो लूट को आपका धारा 390 में परिभाषित किया गया है और 378 में चोरी को डिफाइन किया गया है। 383 में उद्यापन और धारा 391 में डकैती का अपराध परिभाषित किया गया। तो ये आपके देखिए 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पर चोरी आपको पता होनी चाहिए, 378 में परिभाषित डिफाइन की गई है, और लूट जो परिभाषित की गई है वो आपकी 390 को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, और यहाँ पर जो डकैती आपका परिभाषित है अपराध, वो आपका 391 में इसको क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डकैती का अपराध करने के लिए निम्नांकित में से क्या आवश्यक है? तो डकैती का अपराध करने के लिए निम्नांकित में से क्या आवश्यक है? तो वो आवश्यक है आपका क्या? राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी, चोरी या उद्यापन। तो चोरी या उद्यापन आपको याद रखना है। भारतीय दंड संहिता की धारा 391 में डकैती को परिभाषित किया गया है और 391 में डकैती में लूट सम्मिलित है और लूट चोरी या उद्यापन का उग्र रूप है। अतः डकैती में चोरी और उद्यापन दोनों ही यहाँ पर शामिल होते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। जो राम है वो श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? तो यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी कि बचाव का अधिकार यहाँ पर किस आईपीसी की किस धारा में होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ना, धारा 97 कहती है, धारा 97 क्या कहती है कि किसी व्यक्ति को शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है, और वहीं धारा 96 क्या कहती है? प्राइवेट प्रतिरक्षा संबंधी अधिकार को डिफाइन किया गया है। धारा 98 में उसी व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है जो विकृत चित्त आदि हो, और वहीं धारा 100 में बात करें तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार यहाँ पर प्राप्त है। तो ये आपकी धारा 97, 98 और 96, 100 सभी प्रतिरक्षा प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा कि किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा, तो वो है आपका लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। धारा 99 ऐसे कार्यों के संबंध में उपबंध करती है जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा आत्मरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। इस धारा के अकॉर्डिंग यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या फिर घोर उपहति की आशंका युक्त रूप से अकारित नहीं होती है, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत ना भी हो। यदि ऐसा कोई कार्य या प्रयत्न लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है तो भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? आत्मरक्षा का अधिकार है। तो आत्मरक्षा का अधिकार धारा 96 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग की जाती है। धारा 96 से धारा 106 प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में उपबंध करती है। धारा 97 हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। तो यहाँ पर अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की, और जो चोरी होती है, लूट होती है आदि अपराध से भी प्रतिरक्षा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी। तो ये आपके प्रावधान किए गए हैं किसमें? धारा 97 के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, महिला की लज्जा भंग करने से संबंधित हमला दंडनीय है। तो दंडनीय है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय दंड संहिता में। भारतीय दंड संहिता में महिला की लज्जा भंग करने संबंधित हमला भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसमें 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ही यहाँ पर दंडित किया जा सकता है। अगला है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? तो यहाँ पर किससे संबंधित है? शरीर व संपत्ति दोनों से धारा 97 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो 376 का संबंध किससे है? तो 356 जो है इसका संबंध है आपका किससे? रेप यानी कि बलात्कार, बालात संघ से इसका संबंध है। और 375 का संबंध किससे है? बालात संघ की 7 परिस्थितियों को बताया गया है जिनमें बालात संघ के अपराध का गठन होता है। तो ये आपको दोनों ही धाराएं याद रखनी है। अगला है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? तो आपराधिक षड्यंत्र मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये धारा 120 क या ए में इसका उपबंध किया गया है। अगला है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया है? तो दंगे को मैंने आपको पहले भी बताया था, धारा 159 में। अगला यहाँ पर क्वेश्चन, और धारा 160 में दंगे के अपराध के लिए 1 माह तक के कारावास या 100 रुपये जुर्माना दोनों दंडित किया जा सकता है। अगला है, निम्न में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है? तो ये दी गई है कौन सी उसमें? तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन यहाँ पर बी, धारा 303। तो इसे यहाँ पर रद्द कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सज़ा देने का प्रावधान है? तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर प्रावधान किया गया है वो किया गया है 7 ईयर का, 7 साल का। और 304 बी के अकॉर्डिंग दहेज मौत के लिए सज़ा यहाँ पर न्यूनतम 7 वर्ष की देने का प्रावधान है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आजीवन कारावास भी हो सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 405 और 409 किस विषय से संबंधित हैं? तो ये आपकी संबंधित है किससे? आपराधिक विश्वास भंग से, ऑप्शन सी। अगला है कि छल की सज़ा का संबंध निम्न में से आईपीसी की किस धारा से संबंधित है? तो छल का यहाँ पर है धारा 417। 417 में इसका उपबंध किया गया है और इसमें कारावास जो है 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों ही यहाँ पर दंडित किए जा सकते। अगला है कि निम्न में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? तो आईपीसी में दंडनीय है तो ये है आपका भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना और इसका उल्लेख किया गया है धारा 122 में। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में किया गया है? तो ये है आपका धारा 306, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का उपबंध निम्न में से किससे है? तो किससे है यहाँ पर? ये क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम पूछा गया है, ऑप्शन आपका सी हत्या का प्रयास। हत्या का प्रयास यहाँ पर क्या है? 307 के संबंध से रिलेटेड है और इसमें आपको 10 वर्ष का यहाँ पर कारावास या आर्थिक दंड भी उपलब्ध यहाँ पर कराया जा सकता है और कुछ परिस्थितियों में आपको आजीवन कारावास भी मिल सकता है। आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट, घोर उपहति में कितने प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है? तो धारा 320 में गहरी चोट, घोर उपहति की संबंध में जो है कितनी चोटों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव
को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 141। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध निम्न में से किससे है? तो यहाँ पर संबंध है 363, आईपीसी की धारा 363 से संबंध है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 415 और 420 का संबंध किससे है? तो 415 420 का संबंध है धोखाधड़ी एंड छल यानी कि चीटिंग से। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विषय में है। तो इस 377 में किस चीज़ से यहाँ पर रिलेटेड है? तो ये है आपका अप्राकृतिक अपराध। ये आपका पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है। 377 में अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने को अपराध माना गया था और इस धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपनी इच्छा से पुरुष महिला पशु के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है उससे 10 ईयर का यहाँ पर कारावास, आजीवन कारावास से दंडित किए जाने का प्रावधान है। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सरकार 2018 आपका जो है सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो है आपका क्या करा था? यहाँ पर 377 को रद्द कर दिया था। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है कि कौन से वाद में किया गया था? नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सरकार 2018 के केस में इसको यहाँ पर रद्द कर दिया था। अगला क्वेश्चन है रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है। रामू ने निम्न में से कौन सा अपराध किया है? तो धारा 3 आपका 445 के अंतर्गत सेधमारी, गृह भेदन, हाउस ब्रेकिंग का अपराध यहाँ पर आता है। तो आपका सेधमारी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसको गिरफ्तार होने से बचने की दशा में पुलिस को मृत्यु कारित करने तक का अधिकार प्राप्त है? तो यहाँ पर अधिकार प्राप्त है ऑप्शन सी। देखिएगा, मृत्युदंड से दंडनीय अपराध की दशा में और आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की दशा में पुलिस को अधिकार है कि मृत्यु कारित करने तक का उसे अधिकार यहाँ पर मिला हुआ है। धारा 46 यह स्पष्ट करती है कि पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी से बच रहे किसी अभियुक्त जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी हो उसे मृत्यु कारित करने का अधिकार यहाँ पर रहता है। अगला है निम्न में से किस केस में अस्वस्थ मन अनसाउंड माइंड का बचाव के रूप में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो ये है आपका मैकनॉटन के केस में। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? तो किसका संबंध यहाँ पर आत्मरक्षा के अधिकार से है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयदेव बनाम आपका स्टेट ऑफ पंजाब का संबंध है। तो ये आत्मरक्षा के अधिकार से संबंध है इसका। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक से प्रवृत्त यानी कि लागू हुई है? तो ये प्रक्रिया आपकी लागू हुई है कब से? राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1974 से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यह उपबंध संहिता की धारा 1(3) में किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है जमानती अपराध कौन से हैं? तो देखिएगा, जो जमानती अपराध होते हैं वो कौन से होते हैं? तो ये होते हैं आपका क्या है यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C परिभाषित करती है। तो किस चीज़ को ये परिभाषित करती है? तो इस संज्ञेय अपराध को यहाँ पर परिभाषित करती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। तो जांच किसकी की जाती है इसके अंतर्गत? तो ये जांच होती है आपकी किसकी? मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाती है।
ये क्या जो इंक्वायरी से अभिप्रेरित है, विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाती है वो आपकी धारा 2(6) है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(x) के अनुसार वारंट मामला वह होता है जो एक ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सज़ा मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा ... वर्षों से अधिक अवधि का कारावास हो सकता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है लास्ट टाइम पूछा गया है क्वेश्चन, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 ईयर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 79 है, एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दंडादेश दे सकता है 7 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास या जुर्माने से जो किसी भी राशि तक का हो सके या दोनों यहाँ पर दे सकता है। तो दंड प्रक्रिया संहिता है 1973 की धारा जो है 29, उसकी उपधारा 1 के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय 7 वर्ष से अधिक अर्थात 7 वर्ष तक का दंडादेश पारित कर सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग निम्न में से किस सज़ा को पारित करने के लिए अधिकृत होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 3 वर्षों से अनधिक हो। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 जो आपकी क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 29 है, उसकी उपधारा 2 के अनुसार प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष तक की अवधि का कारावास या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का दंडादेश यहाँ पर पारित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा दंडादेश पारित किया जा सकता है? तो ये पारित किया जा सकता है 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए। ये आपकी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 29(3) के अनुसार है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश तथा बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा कब? तो यहाँ पर धारा 41 उन परिस्थितियों की बात करती है जब एक व्यक्ति बिना मजिस्ट्रेट के आदेश वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये है आपका जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, जो संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया गया हो, जो पुलिस अधिकारी द्वारा उसके विधिपूर्ण कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा करता हो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी कंडीशन में, सभी सिचुएशन में उसको यहाँ पर बिना वारंट, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस ऑफिसर को अधिकार होता है कि वो उसे गिरफ्तार कर सके। तो यहाँ पर देखिएगा जो धारा 41(1) के अनुसार यहाँ पर जो है ये आपका जो है ना पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध, तो ये आपका दिया गया है धारा 41(a) के क में, और जो आपका दूसरा है जो संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया गया हो, तो ये दिया गया है 41(a) के ग में, और जो सी वाला है जो पुलिस अधिकारी द्वारा उसके विधिपूर्ण कर्तव्यों का निष्पादन में बाधा करता है, तो धारा 41 के ए के ण के अनुसार ऐसा वो कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ग के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। कहाँ पर, किस स्तर पर? तो ये केवल आपका राज्य तथा जिला स्तर पर, प्रत्येक जिले में तथा राज्य स्तर पर स्थानीय स्थापित करेगी, और पुलिस नियंत्रण कक्षों में गिरफ्तार व्यक्तियों के अपराध की प्रकृति, गिरफ्तार करने वाले पुलिस ऑफिसर्स के नाम आदि के ब्यौरे संग्रहित रहेंगे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है? तो ये आपका प्रावधान करती है धारा 45। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस ऑफिसर द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने की अवधि कितनी हो सकती है? तो ये अवधि होती है आपकी 24 आवर। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 77 के अंतर्गत वारंट निष्पादित किया जा सकता है। तो ये आपका जो वारंट है ना, ये आपका निष्पादित किया जा सकता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 77 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन डी भारत में किसी भी स्थान पर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे वह किसी धर्म का अनुयायी है? तो यह आपका कौन सा ऐसा वाद था? तो यह आपका वाद था ऑप्शन ए मोहम्मद अहमद खान बनाम साहबानो बेगम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर 125 तो धारा 125 है, उसके प्रावधान सभी धर्मावलंबियों पर एक समान लागू होते हैं, अतः मुस्लिम महिला भी इसके अंतर्गत भरण पोषण की मांग कर सकती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 88, विधि विरुद्ध जमाव को तीतर बीतर करने का क्षमादेश कौन दे सकता है? अगर कोई विधि विरुद्ध जमाव करता है तो उसको हटाने के लिए, उसको इधर उधर तीतर बीतर करने का जो समादेश दे सकता है वो आपका दे सकता है कौन? देखिएगा यहाँ पर जो आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट और थानेदार, तो दोनों ही आपको यहाँ पर दे सकते हैं ए एंड सी। तो ये आपका प्रावधान किया गया है जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है उसकी धारा 129 के आपका जो उपबंध है 1 के अंतर्गत ऐसा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है। तो ये आपकी जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है किसको दी जा सकती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में, क्योंकि जो आपका जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है इसकी धारा 154 ए के अंतर्गत पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को केवल संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना लिखित या मौखिक रूप से दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिग्दर्शक वाद है? तो ये वाद है आपका ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद। प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR पर एक दिग्दर्शक वाद है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत बलात्कार की पीड़िता द्वारा बलात्कार की सूचना देने पर कौन लेखबद्ध करेगा? तो कौन इसे लेखबद्ध करेगा? देखिएगा धारा 157 जो है अन्वेषण के लिए प्रक्रिया का उपबंध करती है और धारा 157 ए ख के परंतुक 2008 संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित के अनुसार बालासंग के अपराध के संबंध में पीड़िता का कथन उसके निवास पर या उसकी इच्छा के स्थान या यथासाध्य किसी महिला पुलिस ऑफिसर द्वारा उसके माता पिता या नज़दीकी रिश्तेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में लेखबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? महिला पुलिस ऑफिसर या कोई महिला अधिकारी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है कहाँ? राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय के समकक्ष एंड सत्र न्यायालय के समकक्ष। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कहाँ पर लिखा गया है? तो आपकी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 438 में कहा गया है। देखिएगा मई 1976 से उत्तर प्रदेश में इसे समाप्त कर दिया गया है, जिसे 6 जून 2019 से पुनः यहाँ पर लागू भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 93, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है। तो ये आपकी संबंधित है किससे?
ऑप्शन बी केवल संज्ञेय अपराध से संबंधित है। और 155 जो है ना, धारा 155 असंज्ञेय अपराध के विषय में इतिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण से संबंधित है। तो 154 और 155 आपको याद रखना है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C और 2ग में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया? इसे 2C भी बोल सकते हैं, 2ग भी बोल सकते हैं। तो ये आपका परिभाषित करती है संज्ञेय अपराध को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H यानी कि ज में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है? तो ये परिभाषित किया गया है अन्वेषण को। अन्वेषण आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन को प्रावधानित किया गया है? तो ये प्रावधानित किया गया है धारा 198। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधानित किया गया है कि पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो वह कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। तो ये उपबंध किया गया है आपका 162 की धारा 1 में। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से सत्य कथन चुनना है कि सत्य कथन कौन सा है? संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेरित है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकता है। तो आपको मैंने बताया था कि जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2ग है या C है, इसके अकॉर्डिंग संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेरित है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए बिल्कुल सही होगा। उच्च न्यायालय से अभिप्रेरित है कि किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं क्योंकि आपका जो धारा 2 है ण के अनुसार उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है कि किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपराधी द्वारा कारित अपराध संज्ञेय है अथवा असंज्ञेय, जमानती है अथवा गैर जमानती, इसका निर्धारण निम्नलिखित प्रावधान से होता है। तो इसका जो यहाँ पर तय होता है वो दंड प्रक्रिया संहिता से होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 100वां, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125A के घ के अंतर्गत निम्न में से कौन अपने माता पिता के भरण पोषण के जिम्मेदार है यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है? तो ये धारा संबंधित है आपकी 100 का राइट आंसर ऑप्शन सी, पुत्र बेटा एंड बेटी बोथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फरार अपराधी वह होता है जो क्या करता है, जो जिसके विरुद्ध धारा 82 CRPC के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो चुकी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, लोक अभियोजक निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है? तो लोक अभियोजक निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 102 का ऑप्शन आपका बी, जिला मजिस्ट्रेट। कौन करता है? जिला मजिस्ट्रेट करता है। अगला क्वेश्चन है, जमानती अपराध में यदि अभियुक्त द्वारा जमानत पेश की जाती है, जमानती अपराध में यदि अभियुक्त द्वारा जमानत पेश की जाती है तो क्या? तो थाना प्रभारी उसे जमानत पर मुक्त कर देगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंदी को न्यायालय ले जाने व प्रस्तुत करने के लिए हथकड़ी लगाने हेतु किसकी पूर्वानुमति लिया जाना आवश्यक है? तो ये आवश्यक है आपकी न्यायालय की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल में कितनी अवधि के लिए अधिकतम कारावास की सजा दी जा सकती है? तो यहाँ पर आपकी जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 262 है उसके अकॉर्डिंग संक्षिप्त विचारण में 3 माह की अवधि से अधिक नहीं।
तो 3 माह तक की यहाँ पर सज़ा दी जा सकती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जीडी तथा सीडी के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मोहर लगी होती है? तो जीडी जनरल डायरी तथा सीडी केस डायरी जो होती है आपकी, जनरल डायरी और केस डायरी जो होती है उस पर प्रत्येक पृष्ठ पर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय की मोहर लगी होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है? तो ये है आपका धारा 151। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सज़ा दे सकता है। तो ये आपका धारा 29(1) के अकॉर्डिंग मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक के कारावास की यहाँ पर सज़ा दे सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, 7 वर्ष से अधिक नहीं। पैतृकता का निर्धारण अब किसके द्वारा संभव है? तो पैतृकता का जो निर्धारण है वो अब किसके द्वारा यहाँ पर संबंध है? तो ये है आपका डीएनए जांच। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट का क्या सिद्ध करता है? तो डीएनए सिद्ध आपका करता है क्या? जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है? तो ये आपका डीएनए जांच में स्वीकार होता है। अगला है अन्वेषण के दौरान झूठ को पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो ये आपका देखिएगा नार्को टेस्ट भी होता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट भी होता है। तो इन सब के द्वारा क्या कर सकते हैं? अन्वेषण के दौरान झूठ बोलने, जैसे आपका कोई अपराध किया हो फिर उसमें वो अपना जो है अपना चेंज करता रहता है कि उसने नहीं किया, उसने किया, उसने कैसे किया। तो उसके जो झूठ को पकड़ने के लिए यहाँ पर कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं? नार्को टेस्ट हो सकते हैं, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो सकता है, पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैदी शिनाख्त अधिनियम। तो यहाँ पर कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है? तो ये करता है आपका मजिस्ट्रेट की प्रथम श्रेणी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सत्य कथन चुनिए। तो वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सही कथन चुनना है तो राइट होगा सत्य और निश्चित। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला है पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त आ ने एक मजिस्ट्रेट के समक्ष संस्वीकृति की साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार यह संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है? तो ये की जा सकती है आपकी किसके अकॉर्डिंग? धारा 26 के अकॉर्डिंग। धारा 26 के अकॉर्डिंग इसे किया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा आपका, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये आपका भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता जो है ये पूरी आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो एक चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। 8 चैप्टर में से एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अभी देखिएगा अब आपका यहाँ पर सेकंड चैप्टर जो है महिला, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्य आदि को संरक्षण देने से संबंधित यहाँ पर विधिक प्रावधानों से संबंधित है। तो सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सभी आंसर कीजिएगा अपना। तो आपको क्या करना है? आंसर करना है। आंसर कीजिएगा आप। दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा कि दहेज एक क्या होती है? दहेज एक सामाजिक बुराई है। कैसी सामाजिक बुराई है? जिसकी रोकथाम के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को यहाँ पर अधिनियमित किया गया था और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य दहेज देने व दहेज लेने पर प्रतिबंध लगाना है। तो दहेज लेने पर प्रतिबंध और दहेज देने पर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी बोथ आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला है दहेज की परिभाषा दी गई है। तो दहेज की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है? दहेज की परिभाषा यहाँ पर दी गई है धारा 2 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दहेज में क्या शामिल नहीं है? तो देखिएगा दहेज में क्या शामिल नहीं है, तो दहेज में क्या क्या यहाँ पर शामिल होता है। तो दहेज में देखिएगा मूल्यवान प्रतिपूर्ति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात किसी समय विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को विवाह के समय पक्षकारों को कुछ देने के लिए करार, विवाह के बाद लड़की के घर वालों से सामान मांगना, विवाह के पूर्व आपस में लेने और देने की संविदा या मेहर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि क्या शामिल नहीं है, तो वो आपका शामिल नहीं है ऑप्शन डी। धारा 2 है, उसमें 2 में दहेज में उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वीय विधि शरीयत लागू होती है मेहर इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो ये अधिनियमित किया गया था कब? 4th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 मई 1961 को इसको यहाँ पर अधिनियमित किया गया था। मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ दिया गया है। तो मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ क्या दिया गया है? तो मूल्यवान प्रतिभूति का यहाँ पर अर्थ दिया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 30 किस में दिया गया है? भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में दिया गया है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दहेज की संपत्ति स्त्री के मृत्यु के बाद जो कि विवाह से वर्ष के अंदर हो गई हो तब किसे अंतरित होगी? तो ये अंतरित होगी किसे? ऑप्शन सी माता पिता को, यदि संतान है तो उसे। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। तो यहाँ पर जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6(3) है उसके अकॉर्डिंग ऐसा होगा। अगला है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान कौन कर सकता है? तो धारा 7 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों का जो अपराध है उनके अपराधों का संज्ञान प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट कर सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला है दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार की वैधानिक नवयत निम्न में से क्या होगी? तो क्या होगी यहाँ पर? 8th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के आलोक में शून्य होगी। अगला क्वेश्चन है दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? तो ये अपराध है किसके अकॉर्डिंग? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अधीन। अगला है दहेज अपराध धारा 304 ख भारतीय दंड संहिता की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपकी विवेचना की जाती है किसके द्वारा? पुलिस उपाध्यक्ष स्तर के अधिकारी के द्वारा। अगला है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा में शामिल है। तो घरेलू हिंसा में क्या क्या शामिल है भाई? तो यहाँ पर आर्थिक दुरुपयोग और यौन दुरुपयोग, तो बोथ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अधिनियमित हुआ था। तो ये आपका कब अधिनियमित हुआ था? 12th का राइट आंसर होगा 12/9 आपका कब? 13/9/2005 को, यानी कि 13 कब हो जाएगा? 13 सितंबर होगा यहाँ पर। 13 सितंबर 2005 को अधिनियमित हुआ और 17 अक्टूबर 2006 को इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। तो दोनों ही आपको याद रखना है। अगला है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है? तो ये प्रस्तुत किया जाता है यहाँ पर संरक्षाधिकारी, व्यथित महिला, व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी। अगला है घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अधिसूचित आश्रय गृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य है। तो ये बाध्य कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पद घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोग के विभिन्न पत्रकारों की श्रेणियों में प्रयुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या?
ऑप्शन डी मानसिक दुरुपयोग। देखिएगा, जो यहाँ पर घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम है उसकी धारा 3 में परिभाषित किया है घरेलू हिंसा की परिभाषा को। तो यहाँ पर शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग तथा आर्थिक दुरुपयोग शामिल है, जिसमें इसमें मानसिक दुरुपयोग को शामिल नहीं किया गया है। तो आपको ये बताना था कि किसको नहीं किया गया है, तो वो है आपका मानसिक दुरुपयोग। अगला है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31A का अपराध होगा। कैसा अपराध होगा? ये संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा। धारा 332 और 31 की धारा, देखिए धारा 31 की उपधारा 1 के अधीन अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा और 32 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के हुए भी। अगला है घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश प्रवर्तनीय होगा। कब? समस्त भारत में होगा। कौन सी धारा कहती है? धारा 27(2) जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है उसकी धारा 27(2) में ये कहा गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मात्र उस जिले में जहां आदेश दिया गया हो, मात्र उस राज्य में जहां आदेश दिया गया हो, जम्मू कश्मीर राज्य के। तो यहाँ पर अब जम्मू कश्मीर में, तो पूरे भारत में, ऑप्शन डी। अगला है घरेलू हिंसा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें घरेलू हिंसा पद को परिभाषित किया गया है? तो किसको यहाँ पर परिभाषित किया गया है? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 3। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी, धारा 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है। तो विस्तार कहाँ तक है? संपूर्ण भारत पर। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन है। देखिए 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी इसका विस्तार हो चुका है। अगला है निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित किया गया? तो 2013 में किसको पारित किया गया था? ऑप्शन सी, कार्य स्तर पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिशोध एवं प्रतितोष अधिनियम को लागू किया गया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था? तो यहाँ पर 16 दिसंबर 2013 को दिल्ली में हुई बलात्कार की नृशंस घटना के बाद न्यायमूर्ति JS वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था और इस समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलना, उनके संशोधन करना। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 29 दिनों में 630 पन्नों में पूरी करके सौंपी थी। तो यहाँ पर आपका कमीशन कौन सा है? वर्मा कमीशन है, ऑप्शन ए। अगला है स्त्री का अशिष्ट रूपण यानी कि प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? तो ये आपका अधिनियमित हुआ था कब? ऑप्शन सी, 23 दिसंबर 1986 को। 23 दिसंबर 1986 को यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है स्त्री का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था आपका कब? राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1987 को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्त्री के अशिष्ट रूपण से अभिप्राय क्या है? तो अभिप्राय है स्त्री का ऐसा वर्णन जो दुराचार, भ्रष्टाचार, लोक दूषण और नैतिकता को हानि पहुंचाता हो, स्त्री के चरित्र को कलंकित करने वाली आकृति, स्त्री के शरीर का ऐसी रीति से वर्णन जो उसके शिष्ट होने को कम करे। तो आपकी जो स्त्री अशिष्ट रूपण यानी कि प्रतिषेध अधिनियम 1986 है उसकी धारा 2 ग या सी में ये सभी उत्पन्न किए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कौन सी धारा स्त्री के अशिष्ट रूपण करने वाली विज्ञापनों पर रोक लगाती है? तो ये धारा है 3, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किस धारा में वर्णित है कि स्त्री का अशिष्ट रूपण करने वाली पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि के प्रकाशन और डाक भेजने का प्रतिषेध है? तो ये प्रतिषेध है किस में? धारा 4 में। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। किन तथ्यों के संदर्भ में स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 की धारा 4 के ऊपर लागू नहीं होंगे? तो ये लागू नहीं होंगे।
देखिएगा, लोकहित में ऐसा लेखन रेखाचित्र आकृति जो विज्ञान साहित्य कला के सामान्य प्रयोग या अन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक है, जो प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल पर या किसी मंदिर पर उत्कीर्ण रहा हो, ऐसी फिल्म जिस पर सिनेमोटोग्राफर अधिनियम 1952 के भाग 2 के ऊपर लागू हो। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि जो आपकी धारा 4 है उसके ऊपर लागू नहीं होंगे, तो इन सभी पर ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? ऐसी किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरित करना जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अशिष्ट रूपण शामिल होता हो। उपयुक्त किसी भी ऐसी छवि, फोटो आदि का उत्पादन या वितरण गैर कानूनी नहीं यदि उसका प्रकाशन विज्ञान, साहित्य, कला, शिक्षा के हित में है या उसका प्रयोग प्रमाणित रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया है। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पी एंड क्यू बोथ आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति अधिनियम किस धारा में दी गई है? प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति अधिनियम की किस धारा में दी गई है? तो ये धारा है आपकी 5। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जो कोई स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 3 या 4 का उल्लंघन करेगा वह दंडित हो सकेगा, तो उसे दंड दिया जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष तक के कारावास से और 2000 रुपये तक के जुर्माने तक। ये धारा 6 में दिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 3 या 4 के उपबंधों का कोई व्यक्ति दोबारा उल्लंघन करता है तो वह दंडित होगा। देखिएगा, तो वो दंडित किससे होगा? धारा 6 के अनुसार द्वितीय और पाश्चात्यवर्तीय दोष सिद्धि की दशा में विकल्प बी के अनुसार यहाँ पर दंडित होगा। तो एक ऐसा कारावास जो 6 माह से कम का ना हो किंतु 5 वर्ष तक का हो सकेगा और 10,000 रुपये से कम नहीं किंतु 1 लाख रुपये तक जुर्माना यहाँ पर पड़ेगा। अगला है नियम बनाने की शक्ति स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 में किसे प्राप्त है? तो ये आपका प्राप्त है किसको? धारा 10 में नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 प्रवर्त है। तो 1956 आपका प्रवर्त है 30 दिसंबर 1956। 30 दिसंबर 1956 ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का विस्तार कहाँ तक होगा? तो ये आपका संपूर्ण भारत में होगा धारा 1-2 के अनुसार। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में वेश्यागृह परिभाषित है। तो वेश्यागृह परिभाषित है धारा 2 क में। धारा 2 क में ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वयस्क से अभिप्राय क्या है? तो वयस्क से अभिप्राय क्या होता है कि जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। और ये आपका 18 जो आपकी धारा 2CA यानी कि क में दी गई है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वेश्यावृत्ति परिभाषित है। तो परिभाषित है आपका धारा 2 में। धारा 2 में ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वेश्यावृत्ति से अभिप्राय है क्या? वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु लैंगिक शोषण एवं दुरुपयोग। धारा 2 के अकॉर्डिंग अनैतिक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह वेश्यावृत्ति से कर रहा है तो वह दंडित होगा। धारा कौन सी है आपकी? धारा 4 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अनैतिक व्यापार निवारण की धारा 71 के लिए दिए गए लोक स्थान में कितनी दूरी के अंतर्गत वेश्यावृत्ति से प्रतिषेध है? तो यह आपका प्रतिषेध है 200 मीटर के अंदर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला है यदि कोई व्यक्ति अपना घर वेश्यावृत्ति पर देने के लिए दंडित हो चुका है, पुनः वह अपना घर किसी दूसरे को वेश्यावृत्ति के लिए देता है तो वह दंडित होगा।
2 वर्ष न्यूनतम कारावास से जो कि 5 वर्ष तक का हो सकेगा और 2000 रुपये के जुर्माने, धारा 3(1) के अकॉर्डिंग। अगला है अल्पव्यय व्यक्ति अपहानिकारक प्रकाशन अधिनियम 1956 कब दंडित अधिनियमित हुआ है? तो ये आपका अधिनियमित हुआ है 28 दिसंबर 1956 को। 28 दिसंबर 1956 राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हानिकारक प्रकाशन से अभिप्राय नहीं है, तो कौन सा अभिप्राय यहाँ पर नहीं है? तो ये है आपका ऐसी पुस्तक पत्रिका या समाचार पत्र का प्रकाशन जो सामान्य जानकारी देते हों। तो यहाँ पर देखिएगा धारा 2 जो है ना इसकी, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है अब हानिकारक प्रकाशन से कोई ऐसी पुस्तक पत्रिका पुस्तिका पत्रक समाचार पत्र या अन्य वैसा ही प्रकाशन अभिप्रेत है जिसमें चित्रों की सहायता से या चित्रों के बिना अथवा पूर्ण रूपेण चित्रों में कही गई कहानियां हैं जिससे पढ़ने या देखने में अल्पव्यय में अपराध करने की प्रवृत्ति, भ्रष्ट या हिंसा या क्रूरता के कार्य करने की प्रवृत्ति बचे। बड़े क्या है? बढ़ती है। अल्पव्यय व्यक्ति से अभिप्राय क्या है? अल्पव्यय व्यक्ति से अभिप्राय है 20 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। धारा 2 गौ में जो अल्पव्यय व्यक्ति अब हानिकारक प्रकाशन अधिनियम की धारा 2 गौ के अनुसार 20 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति अल्पव्यय व्यक्ति होता है। राज्य किससे परामर्श के बाद किसी प्रकाशन को अब हानिकारक प्रकाशन के रूप में अधिसूचित कर सकता है? तो ये कर सकता है महाधिवक्ता के परामर्श से। किसके परामर्श से? महाधिवक्ता के परामर्श से। धारा 4(1) में इसका प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया है? धारा यहाँ पर 4(1) में। अब हानिकारक प्रकाशन की परिभाषा इस अधिनियम में दी गई है। तो ये अधिनियम कौन सा है? आपकी धारा इस अधिनियम में दी गई है, तो ये आपका है 46 का ऑप्शन बी, धारा 2 क में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 किस प्रस्ताव का परिणाम है? तो ये परिणाम है किसका? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा बालकों के अधिकारों के संरक्षण की प्रस्ताव से। अगला क्वेश्चन क्या है? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को राष्ट्रपति ने कब अनुमति प्रदान करी? तो ये अनुमति दी गई है 19 जून 2012 को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। किस व्यक्ति द्वारा अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाना माना जाएगा? तो ये माना जाता है आपका जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 11(3) है, उसके अकॉर्डिंग ये आपका एक लैंगिक उत्पीड़न है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का उद्देश्य नहीं है। तो उद्देश्य क्या नहीं है? लैंगिक हमले क्या नहीं है? बालकों का अपराधी बनने से रोकने हेतु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लैंगिक हमला रोकने हेतु बिल्कुल है। लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य रोकने हेतु बिल्कुल है। लैंगिक हमले के शिकार बालकों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय गठन ये भी है, लेकिन ऑप्शन सी नहीं है। लैंगिक परितोषण में निम्न बातों में नहीं आएंगे? तो कौन नहीं आएंगे? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किशोर न्याय यानी कि बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 कब अधिनियमित हुआ है? तो ये आपका अधिनियमित हुआ है 31 दिसंबर 2015 को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है? तो ये आपका अधिनियमित 31 दिसंबर 2015 हुआ है, लागू 15 जनवरी 2016 को हुआ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 लागू होता है किस मामलों में? तो ये आपका किन मामलों में लागू होता है? तो आपका किशोरों के विरोध अभियोजन में, किशोरों के किसी भी सशक्ति या कारावास के दंड से संबंधित मामलों में, किशोरों के साथ विधिक संघर्ष में। तो ऑल ऑफ दीज सभी केसेस में ये शामिल होता है। धारा 1(4) के अनुसार किसके अकॉर्डिंग? किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 1(4) के अकॉर्डिंग।
अगला है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है सभी किशोरों के विकास की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, संरक्षण एवं उपचार के लिए तथा सर्वोत्तम हित हेतु न्याय निर्णय में शिशु मैत्री दृष्टिकोण अपनाने के लिए। तो ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को निम्न में से किसके द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा? तो कौन इसको पेश करेगा? तो यहाँ पर पेश किया जाएगा किसके द्वारा? इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो पेश करेंगे वो कोई पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं। तो कोई क्या होते हैं? कोई पुलिस ऑफिसर, कोई पुलिस ऑफिसर, कोई लोक सेवक, कोई लोक सेवक, ऐसी बाल बंद सेवाएं या किसी स्वैच्छिक गैर सरकारी संगठन या किसी अभिकरण द्वारा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी जाए, या किसी सामाजिक कार्यकर्ता लोक भावना से। देखिएगा जो यहाँ पर ना धारा 31A है उसके अकॉर्डिंग देखरेख और संरक्षण के लिए ज़रूरतमंद किसी बालक को निम्नलिखित व्यक्ति की तरफ बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर इनमें से कोई भी नहीं क्यों नहीं होगा? कोई पुलिस अधिकारी भी हो सकता है, कोई पुलिस ऑफिसर भी होता है, कोई आपका लोक सेवक। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए एंड बी अगर ऑप्शन में होता तो हमें लगाते। ऐसी बाल वृद्ध सेवाओं या किसी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन या किसी अभिकरण द्वारा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी जाए, किसी सामाजिक कार्यकर्ता लोक भावना से युक्त नागरिक या स्वयं बालक द्वारा या बालक कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा, किसी नर्स, डॉक्टर, परिचर्या गृह जो नर्सिंग होम होते, अस्पताल या प्रसूति गृह के प्रबंध के द्वारा यहाँ पर पेश किया जा सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर उपरोक्त में से क्या होना चाहिए? उपरोक्त में से सभी होना चाहिए। तो क्या लिखा हो? उपरोक्त में से कोई भी। तो ऑप्शन डी, सॉरी यहाँ पर मेरे ही पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हुई है। तो उपरोक्त में से कोई भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी इनको यहाँ पर क्या कर सकता है? पेश कर सकता है। दत्तक ग्रहण परिभाषित है। तो दत्तक ग्रहण परिभाषित है किस में? ऑप्शन बी धारा 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? धारा 2 के 2 में ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भीख मांगना परिभाषित है। तो भीख मांगने को कहाँ पर डिफाइन किया गया है? ऑप्शन बी में धारा 2(8) में किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यदि किसी किशोर का विचारण न्यायालय में चल रहा हो, विचारण के दरमियान ही वह वयस्कता प्राप्त कर लेता है, तो उसके मामले की कार्यवाही कहाँ पर चलेगी? तो ये आपकी चलेगी ऑप्शन बी, अब अभी भी किशोरों की भांति ही चलेगी। क्या चलेगी? अभी भी किशोरों की भांति ही चलेगी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है संप्रेषण गृह में कौन से किशोरों को रखा जाता है? तो संप्रेषण जो गृह होते हैं उसमें आपका जो किशोर न्याय अधिनियम है 2015 उसकी धारा 47 के अकॉर्डिंग संप्रेषण गृह में जांच लंबित रहने के दौरान विधि या उल्लंघन करने के अभिकथित किसी बालक को अस्थायी रूप से रखा जाएगा। ऑप्शन डी ऐसे किशोरों को जिनको देखरेख की आवश्यकता होती है। तो आपका जो 60वां क्वेश्चन है ना, 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ना कि ये होगा। विधि विरोधी किशोरों को जिनके विरुद्ध जांच लंबित हो। अगला है बाल कल्याण समिति में कौन से सदस्य होंगे? तो कौन से सदस्य यहाँ पर शामिल होंगे? तो यहाँ पर समिति में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, समिति के सदस्यों में एक महिला सदस्य, CRPC के तहत समिति के सदस्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 27(2) के अकॉर्डिंग ये सब यहाँ पर शामिल होंगे। अगला है विशेष गृह में कौन से किशोर रखे जाते हैं? तो विशेष गृह में कौन से किशोरों को रखा जाता है? ऐसे किशोर जो किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष कर दिए गए हों।
तो ये आपकी धारा 48 के अकॉर्डिंग होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ है। तो ये आपका कब अधिनियमित हुआ है, 10 जनवरी 2007 को। 10 जनवरी 2007 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में बालक पुरुष के संदर्भ में आयु निर्धारित है। तो ये आयु निर्धारित है 21 वर्ष से कम। तो आपकी जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 2 में परिभाषा खंड है, धारा 2 क में बालक की परिभाषा दी गई है। परिभाषा इस प्रकार है, बालक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जो यदि पुरुष है तब उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, तथा यदि महिला है तब उसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, अर्थात बालक पुरुष के संदर्भ में आयु 21 से कम होगी। अगला है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में अवयस्क की परिभाषा दी गई है। तो अवयस्क जो है इसकी परिभाषा धारा 2(4) में दी गई है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में। तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2(4). अगला है यहाँ पर बाल विवाह शून्य कराने की याचिका किस न्यायालय में दाखिल की जा सकेगी। तो ये की जा सकती है ऑप्शन ए जिला न्यायालय में, धारा 3 के अकॉर्डिंग। अगला है बाल विवाह शून्य करवाने की याचिका कब तक दाखिल की जा सकती है। तो ये दाखिल की जा सकती है वयस्क होने के 2 वर्ष के अंदर, वयस्क होने के 2 वर्ष के अंदर, ऑप्शन सी। बाल विवाह की महिला के भरण पोषण की जिम्मेदारी होगी। तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है, तो ये जिम्मेदारी होती है आपकी अवयस्क पुरुष होने पर उसके माता पिता की और वयस्क पुरुष की, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। धारा 4 के अकॉर्डिंग ऐसा प्रावधान है। अगला है बाल विवाह के अनुष्ठान को करने के लिए दुष्प्रेरित करने वाला दंडित होगा। तो ये आपका कौन सा होगा, ऑप्शन ए 2 वर्ष तक का कारावास, 1 लाख रुपए का जुर्माना। किन परिस्थितियों में अवयस्क का विवाह आरंभ से शून्य होगा। तो अवयस्क का विवाह आरंभ से शून्य होगा, धारा किसके अकॉर्डिंग, यदि वयस्क बालक को विधिपूर्ण संरक्षता में ले लिया जाएगा, उसे ले जाने के बल का प्रयोग या प्रवंचनापूर्ण उपयोग से उत्प्रेरित करने पर विवाह के प्रयोजन से विक्रय कर दिया जाता है और उस अवयस्क का विवाह कर दिया जाता है, तत्पश्चात उसे अनैतिक प्रयोजन से विक्रय किया जाता है या दुर्व्यवहार किया जाता है। तो ऑल ऑफ दीज धारा 12 के अकॉर्डिंग। अगला है बालक के विवाह करने वाले पुरुष वयस्क को दंडित किया जाएगा। तो ये आपका किया जाएगा 2 वर्ष तक का कारावास, 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में व्यादेश कौन जारी करता है। तो ये आपका कौन जारी करता है, ऑप्शन सी प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, धारा 3 के अकॉर्डिंग, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बाल विवाह में संतानों की अभिरक्षा किससे मिलेगी। तो ये मिलती है किसको, केवल पुरुष पक्षकार को। केवल किसे मिलेगी, पुरुष पक्षकार को, केवल स्त्री पक्षकार को, केवल माता पिता को, विवाह के पक्षकारों या माता पिता को। तो ये आपकी मिलती है विवाह के पक्षकार और माता पिता को, धारा और किसके अकॉर्डिंग, धारा 5 के अकॉर्डिंग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में सही है। तो कौन सा यहाँ पर सही है, तो ये आपका केवल और केवल ए यहाँ पर सही होगा। क्यों, एक आपत्ति देने के समय जिला अदालत दोनों पक्षों में उनके माता पिता या अभिभावक को अन्य पार्टी धन, सोना, गहने, उपहार एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं को लौटाने का आदेश देगा। अगला क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य या घृणात्मक पदार्थ रखता है या ऐसे सदस्य को अखाद्य या घृणात्मक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करता है तो वह दंडित होगा। देखिएगा वो आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 3(1) के अनुसार प्रावधान किया गया है कि वो आपका कम से कम 6 माह के कारावास और अधिक से अधिक 5 वर्ष तक के कारावास के लिए यहाँ पर दंडित किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के विरुद्ध किए गए अपराधों के दंड की व्यवस्था अधिनियम में की गई है। तो ये है आपका धारा 3 में, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार अधिनियम में सामाजिक बहिष्कार से अभिप्राय है। तो यहाँ पर किससे अभिप्राय है, रूढ़िगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए, सामाजिक संबंधों में रहने के लिए, अन्य व्यक्तियों से अलग करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात करने से इनकार, धारा 2 का ण और ख के अधीन परिभाषित बहिष्कार। तो ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है
अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से पीड़ित से अभिप्राय है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। अगला है अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में पीड़ित को परिभाषित किया गया है। तो ये किया गया है धारा 2 ण और क में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 आश्रित से अभिप्राय है किसका? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है? तो उसे दंडित किया जा सकता है यहाँ पर 12 महीने के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अनुसूचित जाति और जनजातीय अधिनियम में विशेष न्यायालय से अभिप्रेत है। तो ये आपका है ऑप्शन ए सेशन न्यायालय। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम में लोक सेवक परिभाषित किया गया है धारा 2 के तहत। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य क्या था यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। यहाँ पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अत्याचार रोकने हेतु विशेष न्यायालय तथा अन्य विशेष न्यायालय द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने हेतु अपराधों के विचारण के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पुनर्वास संबंधी विषयों का उत्पन्न करने के लिए ऑल ऑफ दीज सभी उद्देश्यों के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अपराध निषेध अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अधिकतम दंड दिया जा सकता है? तो ये दंड आपका धारा 302(1) में अधिकतम दंड मृत्युदंड का प्रावधान है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार है यहाँ पर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कर उपेक्षा करने पर निम्न में से कौन सा दंड का भागी होगा? तो ये होगा आपका कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। और ये है भाई इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे 2015 में एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की सूची में जोड़ दिया गया है कि किसी मंदिर के लिए देवदासी के रूप में एक अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को समर्पित करने की प्रथा, SC/ST द्वारा आम संपत्ति संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक पूजा के किसी भी स्थान में प्रवेश जो जनता के लिए खुला है और शिक्षा स्वास्थ्य संस्था में प्रवेश निषेध। तो ये आपका जोड़ा गया है ए एंड 2 बोथ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो इन सब देखिए घटना चक्र आपका चल रहा है तो इन सभी क्वेश्चंस को आप ज़रूर एक बार लर्न कीजिएगा। और PDF चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगी, आप कमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दे सकते हैं। और आपके मूल विधि के जो बाकी 8 चैप्टर में से 6 चैप्टर बचे हुए हैं उन चैप्टर्स को भी मैं यहाँ पर जल्दी ही आपको कंप्लीट कराऊंगी। जैसे आपका फीडबैक आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको कराया जाएगा। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देखिएगा, अपनी तैयारी को यहाँ पर ज़रूर जाँचिएगा। क्वेश्चंस यहाँ के आपके बन सकते हैं और जो क्वेश्चन नंबर 88 है ये लास्ट टाइम आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।